हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर। विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रक्ताधान। इस रक्ताधान को हम क्या कहते हैं, इस रक्ताधान को हम कैसे परिभाषित करें, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। रक्ताधान क्या होता है, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं। विद्यार्थियों, अगर रक्त या रक्त आधारित उत्पादों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के रक्त परिसंचरण तंत्र में स्थानांतरित करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम रक्ताधान कहते हैं। देखिए, यह एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ये कोई दूसरा व्यक्ति है, व्यक्ति नंबर एक, व्यक्ति नंबर दो। जब रक्त या रक्त आधारित उत्पादों को हम क्या कहेंगे, इस व्यक्ति का रक्त इस व्यक्ति के रक्त परिसंचरण तंत्र में स्थानांतरित किया जाए तो भी रक्ताधान है। अगर इस व्यक्ति के रक्त आधारित उत्पादों को इस व्यक्ति के रक्त परिसंचरण तंत्र में स्थानांतरित किया जाए तो भी वो क्या है, रक्ताधान है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि ये रक्त आधारित उत्पाद क्या होते हैं। इसकी बात करते हैं हम इन रक्त आधारित उत्पादों की। हमने पहले बात करी थी, जब मैंने आपको रक्त का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तो रक्त के अंदर विद्यार्थियों क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और इसके अंदर क्या होता है, कणिकाएं होती हैं। रक्त के अंदर प्लाज्मा होता है, रक्त के अंदर कणिकाएं होती हैं, और इन कणिकाओं को हम आगे कितने पार्ट्स में विभाजित करते हैं, 3 भागों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो विद्यार्थियों, जब रक्त आधारित उत्पाद यानी कि प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, इसको एक एक करके अगर इसके शरीर में स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि रक्त आधारित उत्पादों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र में स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रक्ताधान कहेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं इस रक्ताधान की। 1 नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा सकता है ये वाला प्रश्न कि सर्वप्रथम रक्ताधान किसने किया। सर्वप्रथम यानी कि पहली बार रक्ताधान करने वाला कौन था, तो एक डॉक्टर जिसका नाम था जीन बैप्टिस्ट, एक चिकित्सक था, एक चिकित्सक, एक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट, जो फ्रांस के थे, जिन्होंने 15 जून 1667 को सर्वप्रथम रक्ताधान करवाया। तो आपको याद रह जाएगा, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट 15 जून 1667 को सर्वप्रथम रक्ताधान करवाने वाला वैज्ञानिक, व्यक्ति, डॉक्टर, कुछ भी कह सकते हो। 15 वर्षीय एक बालक में भेड़ के रक्त से रक्ताधान करवाया। तो यहां पर हमने क्या बात करी कि 15 वर्षीय एक बालक के अंदर, 15 वर्ष के एक बालक के अंदर भेड़ के रक्त से, किसके रक्त से, भेड़ के रक्त से रक्ताधान करवाया गया। तो ये बात कब की है विद्यार्थियों, ये बात है 15 जून 1667 की, यानी कि काफी समय पूर्व की बात कर रहे हैं। लेकिन 1667 के 10 वर्षों के बाद, 1667 के 10 वर्षों के बाद, यानी कि कौन से वर्ष की बात कर रहे हैं, 1677 की बात कर रहे हैं, तो सन 1677 के अंदर पशुओं से मानव के अंदर रक्ताधान की प्रक्रिया को बंद करवा दिया गया। उससे पहले पशुओं से मानव के अंदर रक्ताधान की प्रक्रिया पर छूट थी, लेकिन 1677 के बाद पशुओं से मानव में रक्ताधान की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई, निषेध लगा दिया गया। चले आगे रक्ताधान की प्रक्रिया में। अब देखिए,
रक्ताधान की आवश्यकता क्यों? रक्ताधान की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि किसी को रक्त की जरूरत है, उस व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी है, या हम यूं कहेंगे कि उस व्यक्ति के शरीर में रक्त आधारित उत्पादों की कमी है। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे को रक्त देगा तो मेरी जिंदगी, मेरी जान बच सकती है, क्योंकि रक्त के बिना जीना संभव नहीं है, क्योंकि रक्त ही है जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करता रहता है। चलिए आगे बात करते हैं हम रक्ताधान की आवश्यकता पर। जब अत्यधिक रक्तस्राव होता है, अब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसका रक्त बहता जाता है, यानी कि अत्यधिक रक्तस्राव होता है। जब अत्यधिक रक्तस्राव होगा तो उस व्यक्ति के शरीर की रक्त में क्या आएगी? कमी आएगी। जब अत्यधिक रक्तस्राव होगा तो उस व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी होगी और वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित हो जाएगा रक्त लेने के लिए। दूसरी बात, गंभीर रक्तहीनता पर। रक्तहीनता का मतलब है रक्त की कमी होना। रक्त की कमी है तो भी उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से रक्त लेना पड़ेगा, रक्ताधान की आवश्यकता होगी। ऑपरेशन के दौरान, जब ऑपरेशन की प्रक्रिया होती है, या हम यूं कहेंगे कि जब शल्य प्रक्रिया होती है, तो इस स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है। प्लेटलेट्स की अल्पता पर अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया या कोई ऐसा रोग हो गया जिसके कारण उसके शरीर में लगातार प्लेटलेट्स की संख्या गिर रही है, जब प्लेटलेट्स की संख्या लगातार कम होगी तो हम क्या कहेंगे कि उस व्यक्ति को प्लेटलेट्स की आवश्यकता है। अगर आप ये कहें कि ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति के शरीर के अंदर जो विद्यार्थियों प्लेटलेट्स हैं वो बहुत कम है। जब प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं तो हम क्या कहेंगे कि जब इस व्यक्ति को चोट लगेगी तो इसका रक्त बहेगा, अत्यधिक बहेगा, रक्तस्राव होगा, जिसके कारण हो सकता है इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। इसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो भी क्या होगा? कमजोर होगा। तो प्लेटलेट्स के कम होने के कई दुष्प्रभाव उस व्यक्ति के शरीर पर देखने को मिलते हैं। रक्त स्राव अत्यधिक होगा जब कभी भी इसको चोट लगेगी, और दूसरी बात, उसका प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम भी क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स की अल्पता होने पर प्लेटलेट्स को उस व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है, उस व्यक्ति के रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रोसेस भी क्या कहलाती है? रक्ताधान कहलाती है। तो प्लेटलेट्स की अल्पता होने पर भी रक्ताधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हीमोफीलिया की और सिकल सेल एनीमिया की। जब हीमोफीलिया किसी को हो जाता है या सिकल सेल एनीमिया किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर के अंदर रक्त की भारी कमी होती है, जिसके कारण वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रक्त लेने के लिए मजबूर हो जाता है, या फिर उसी व्यक्ति का संग्रहित रक्त वापस से काम में लिया जा सकता है। ये दो केस हो सकते हैं, या तो खुद का संग्रहित रक्त बाद में खुद ही काम में ले ले, या किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त वो काम में ले ले। तो कौन कौन से केस के अंदर रक्त की आवश्यकता पड़ती है? रक्ताधान की आवश्यकता पड़ती है। तो रक्ताधान की आवश्यकता पड़ती है अत्यधिक रक्तस्राव होने पर, गंभीर रक्तहीनता होने पर, ऑपरेशन होने पर, प्लेटलेट्स में बहुत ज्यादा कमी होने पर, हीमोफीलिया होने पर, या सिकल सेल एनीमिया जैसा रोग होने पर। चलते हैं विद्यार्थियों आगे रक्ताधान की प्रक्रिया के बारे में। तो रक्ताधान की प्रक्रिया दो चरणों में होती है। सबसे पहले तो रक्त का संग्रहण किया जाता है और संग्रहण करने के बाद आधान की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले क्या होगा? रक्त का संग्रहण होगा। सबसे पहले रक्त का संग्रहण होगा और रक्त के संग्रहण के बाद दूसरी प्रक्रिया क्या होगी? रक्त आधान की। तो रक्त के संग्रहण से पूर्व या रक्त संग्रहण की प्रक्रिया से पहले दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण आवश्यक है। जो व्यक्ति रक्त को डोनेट कर रहा है, रक्त का दान कर रहा है, उस दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण आवश्यक है। ऐसा तो नहीं है कि वह व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है,
अगर वो व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है तो वह व्यक्ति रक्तदान करने के योग्य नहीं है। रक्तदान की प्रक्रिया से पहले, या हम यूं कहें कि रक्त की संग्रहण की प्रक्रिया से पहले दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण आवश्यक है, कहीं उसके शरीर के वायरस मरीज को नहीं चले जाएं। यह बातें ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण होती हैं। दाता के स्वास्थ्य की जांच कर ली जाती है तो इसके बाद में निर्जमीकरण थक्का रोधी युक्त थैलियों में रक्त को संग्रहित कर लिया जाता है। ऐसी थैलियां जिसके अंदर रक्त जमे नहीं, ऐसी थैलियों के अंदर रक्त का संग्रहण किया जाता है और उस रक्त को उन थैलियों में संग्रहित करने के बाद उसका प्रशीतित भंडारण किया जाता है। प्रशीतित का मतलब है एक ठंडे वातावरण के अंदर, एक ठंडे वातावरण के अंदर एक विशेष रक्त बैंक के अंदर जिसका टेम्परेचर नियमित हो, जिसके अंदर उस रक्त कोशिकाओं पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़े। मैंने आपको बताया था कि रक्त के अंदर प्लाज्मा होता है, रक्त के अंदर कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो उनकी संख्याओं पर उन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, ऐसा वातावरण उपलब्ध होना चाहिए जो कि रक्त बैंक के अंदर होता है। तो सबसे पहले क्या करना जरूरी है, दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण, उसके बाद उसके रक्त को संग्रहित किया जाता है निर्जमीकरण थक्कारोधी युक्त थैलियों में और अंत में उसका प्रशीतित भंडारण कर लिया जाता है। और उसका भंडारण करने के बाद अगर किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है तो रक्ताधान की आवश्यकता पड़ती है। तो नेक्स्ट बात हम करते हैं आधान की। तो आधान पर आते हैं हम। आधान से पूर्व निम्न सावधानियां रखनी आवश्यक हैं। कौन कौन सी सावधानियां? पहली, मरीज तथा दाता के रक्त का मिलान करना। कहीं ऐसा तो नहीं कि दाता का रक्त तो है ए और मरीज का रक्त है बी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दाता ए है तो ग्राही भी ए होना चाहिए, अगर दाता बी है तो ग्राही भी बी होना चाहिए। तो सबसे पहले दाता का और मरीज का रक्त मिलान आवश्यक है। इसके अंदर केवल रक्त वर्गों का मिलान ही नहीं अपितु आरएच कारकों का मिलान भी जरूरी है। ध्यान देना, यहां पर अगर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो वो ए पॉजिटिव को ही अपना ब्लड दान करेगा, अगर वो ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव को ही अपना ब्लड दान करेगा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को नहीं कर सकता। तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? रक्त वर्गों का मिलान करना आवश्यक है, इसके साथ साथ में आरएच कारक का मिलान करना भी आवश्यक है। अगर कोई आरएच पॉजिटिव है तो आरएच नेगेटिव को वो ब्लड दान नहीं कर सकता, तो उसका मिलान जरूरी है। तो पहली सावधानी तो हो गई मरीज तथा दाता के रक्त का मिलान करना, और दूसरी सावधानी रखनी होगी संग्रहित रक्त को आधान से केवल 30 मिनट पूर्व बाहर निकालना। अगर ज़्यादा समय पूर्व बाहर निकाल लेंगे तो वह रक्त जम सकता है, उसका थक्का जम सकता है, या वह रक्त कणिकाएं नष्ट हो सकती हैं। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब हम बात करते हैं आधान की प्रक्रिया की कि आधान कैसे किया जाता है। तो आधान किया जाता है अंतःशिरात्मक रूप से। अंतःशिरात्मक रूप से आधान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। ये प्रोसेस लगभग 4 घंटों तक चलती है। कितने घंटों तक विद्यार्थियों? 4 घंटों तक ये प्रक्रिया चलती है, जो किसके माध्यम से संपन्न होती है? प्रवेशिनी के माध्यम से संपन्न होती है। वापस से देख लीजिए, आधान की प्रक्रिया अंतःशिरात्मक रूप से होती है, रक्त अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है। ये प्रक्रिया 4 घंटे तक चलती है तथा यह प्रक्रिया प्रवेशिनी के माध्यम से संपन्न करवाई जाती है। जब रक्ताधान करवाया जाता है, या हम यूं कहें कि जब आधान करवाया जाता है, ये एक दाता है, इस दाता का रक्त पहले संग्रहित किया जाएगा और उसके बाद में मरीज के रक्त परिसंचरण के अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। तो जब मरीज को रक्त स्थानांतरित किया जाता है तो इसके शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। कौन कौन से? ज्वर आना, यानी कि बुखार आना, हो सकता है उस व्यक्ति को बुखार आ सकता है।
उसको अत्यधिक ठंड लग सकती है, उसके शरीर में दर्द हो सकता है, हृदय गति के अंदर अनियमितता आ सकती है, उसकी हृदय गति धीमी हो सकती है या उसकी हृदय गति फास्ट हो सकती है। तो जब आधान की प्रोसेस करवाई जाती है, आधान की प्रक्रिया होती है, तो मरीज के अंदर कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे कि बुखार आना, ज्वर आना, ठंड लगना, दर्द होना और हृदय गति के अंदर अनियमितता होना। ये लक्षण स्वाभाविक है प्रकट होना, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का रक्त जब एक नए व्यक्ति के अंदर स्थानांतरित किया जाता है तो कुछ अनियमितताएं होना स्वाभाविक होता है। तो विद्यार्थियों, इस लेक्चर के अंदर आपने समझ लिया रक्ताधान के बारे में। जब विद्यार्थियों नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे रक्त वर्ग का आनुवांशिकीय महत्व, रक्त वर्ग का आनुवांशिकीय महत्व। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही लेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हो, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।